बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी स्टोरी। तो शुरू करते हैं। तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 4। बाहर से शोर की आवाज़ सुन के वो सब बाहर निकले। सामने एक शख्स को देख वो सभी बुत बन गए थे। शामिर की नज़रें भी इन पे उठीं। वो किसी और को पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन इन सब में खड़ी अपने दीजे को ज़रूर पहचान गया था। उनकी आंखों में भी सनाशाई की रमक थी। दीजिए, शामिर ने ऊंची आवाज़ में कहा। मेरा खान। वो मिकाल के सहारे खड़ी थी। शामिर के पुकारने पे खुद अपने लड़खड़ाते कदमों से वो शामिर की तरफ दीवानावार बढ़ी। रास्ते में आई एक सीढ़ी को भी न देख सकीं और बुरी तरह लड़खड़ाई गिरने वाली थी जब दो बाजुओं ने इन्हें थाम लिया। दीजे ने उसके चेहरे की जानिब देखा। उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिया। आंखों में आंसू भर गए। दीजे, मैं आपका खान आ गया हूँ, मुस्कुराते मजबूत लहजे में कहा, और दीजे शामिर के गले लगी रोने लगी। शामिर ने इन्हें अपनी बाहों में भरा। वो नातवा सा वजूद उसकी बाहों में समा गया। शामिर ने उनके माथे पे बोसा दिया। रो क्यों रही हैं मेरी जान? इसने दीजे के आंसू पूछे। वो बिल्कुल ना बदला था, आज भी वैसा ही था। इन 10 सालों ने इसे मज़ीद पुरकशिश और ख़ूबसूरत बनाया था। उसकी पर्सनैलिटी में मज़ीद खूबसूरती का इजाफ़ा हो गया था, लेकिन उसकी प्यारी दीजे के लिए पहले जैसा ही था, ज़रा ना बदला था। दीजे ने बोलना चाहा, लेकिन फ़रत जज्बात से वो कुछ बोल ही ना पाई और शामिर के गले लगी रहीं। बस वही तो उनका सब कुछ था। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो सबसे बारी बारी बहुत मोहब्बत से मिला, लेकिन दीजे को अपने से अलग न किया। बेटा, ये आप गीले कैसे हो गए? जमीला खातून को फ़िक्र हुई। अपनी हालत देखते वो फिर से मुस्काया। अपनी मिसेस का दीदार से पहले करेगा। इसे क्या पता था कि वो उसका इस्तकबाल ऐसे करेगी। चलें अंदर आ जाएं बेटा। वो सभी के साथ अंदर की जानिब बढ़ा। आना कमरे में आई तो उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। अपने प्रोफेसर की बात उसे आज बहुत शिद्दत से याद आई। प्रोफेसर, बचपन के निकाह की क्या अहमियत है? बेटा, निकाह बचपन का हो या जवानी का हो या बुढ़ापे का, निकाह निकाह होता है। उन्होंने चश्मा उतार के साइड पर रखते मतयन से जवाब दिया। लेकिन जिस निकाह में 10 साल गुजर जाएं और शौहर का कुछ पता ना हो, तो सोचते हुए क्या वो ज़िंदा नहीं? बरजिस्सा जवाब आया। अल्लाह ना करे प्रोफेसर, वो ज़िंदा है, अल्लाह इन्हें अपनी अमान में रखे। अनाबिया का दिल बहुत ही सख्त धड़का उसके मरने की बात पे। बेटा, निकाह एक ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है जिसे अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के हम किसी अनजान शख्स को अपना सब कुछ मान लेते हैं। आप यहीं कहें कि 10 साल से राब्ता नहीं हुआ तो निकाह ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। निकाह ख़त्म नहीं होता। हाँ, निकाह अगर नहीं रखना तो लड़का और लड़की को हक़ हासिल है कि वो बाहमी रजामंदी से अलग हो जाएं, या लड़की खुला ले ले या लड़का तलाक दे दे। दोनों सूरतें ना हों तो अनाबिया ने उनकी तरफ उलझी नज़रों से देखा। बेटा, फिर आखिरी सांस तक इंतज़ार करो, क्योंकि अगर वो हयात है, वो कभी भी उसके लौट आने की उम्मीद है, तो निकाह कभी भी टूट नहीं सकता और ना ही किसी और के साथ लड़की रिश्ता जोड़ सकती है। हाँ, अलबत्ता ये शर्त मर्द पे लागू नहीं होती। अना सख्ती से आंखें मूंदे और ख्यालों में खोई और सारी बातें सोचे जा रही थी कि फ़िज़ा की पुकार पे वो चौंकी। वो झट से आंखें खोली। शाहमीर आ गया है। फ़िज़ा के लहजे में बेइंतहा खुशी थी। वो अपना ड्रेस चेंज करके आई थी। जानती हूँ, अनाबिया ने लापरवाही दिखाई, जबकि उसका दिल शाहमीर के निकाह नाम पर ही धड़के जा रहा था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? फ़िज़ा उसके पास बैठते हुए बोली। होनी चाहिए क्या? उल्टा इसी से पूछ लिया। कुछ पल तो फ़िज़ा उसकी बुरी आंखों में देखती रह गई। ज़ाहिरी बात है, वो तुम्हारा शौहर है, बीवी हो उसकी, तुम मनकूहा उसके निकाह में हो। बस, वो तल्खी से कहते हुए वो उठी और कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। वो निकाह जो बचपन में हुआ बिना रज़ामंदी के, तब जब निकाह का मतलब ही नहीं जानती थी। ज़ोर से कबर्ड बंद करती वो पलटी और उसके अंदर बरसों की तल्खी घुली हुई थी। बस चंद पेपर्स आगे रखे। यहाँ नाम लिखो और कबूल करो, और फिर 10 साल के बाद भूल जाओ। अपनी दुनिया बना लो और पीछे किसी की दुनिया। इन दो बोलों पे रुक जाए और वो जाए भाड़ में। आज वो फ़िज़ा को अलग ही लगी थी। वो जो खामोश सी सब्र वाली अना थी, वो ये तो ना थी। अना, क्या तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? फ़िज़ा के दिल को धड़का लगा। खुश? एक तलख हंसी हंसी थी वो और फिर हंसती चली गई। इसकी आंखों में पानी भर गया। फ़िज़ा उसकी ये हालत देखकर रोने वाली हो गई।
جب نکاح کرنے لگے تھے تب تو کسی نے پوچھا نہیں، اب یہ سوال معنی رکھتا ہے، وہ بھی تب جب ان سب کا چہیتا واپس لوٹ آیا۔ سخت نفرت سے بولی تھی وہ، فضا کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا، جبکہ وہ اپنے اندر کے درد کو چھپانے کے لیے اپنے کپڑے لیے بات میں گھس گئی، جبکہ فضا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ درد دلوں کے کم ہو جاتے، میں اور تم اگر ہم ہو جاتے، کتنی حسیں عالم ہو جاتی، اور میں اور تم گر ہم ہو جاتے، تیرے بنا نہ آ سکے کوئی، نہ آئے قرار مجھے، دور وہ سارے بھرم ہو جاتے، میں اور تم اگر ہم ہو جاتے۔ منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے وہ اندر کی جلن کو بجھا رہی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ چائے لینا۔ آفتاب شام کے وقت عظمیٰ کی طرف تھا، وہ اس سے ملنے، اس سے بات کرنے آیا تھا۔ آفتاب نے چائے کا کپ اٹھایا۔ سب خیریت ہے نا عظمیٰ؟ مجھے تم پریشان لگ رہی ہو۔ لالا آپ کو لے کے دل پریشان تھا۔ آج صبح جب ابا کے گھر سے واپس آنا تھا تو شیر خان، آفتاب کو واپس کب لاؤ گے؟ اماں حضور بڑھاپے میں جا کے کچھ زیادہ چچڑی ہو گئی تھی۔ اماں حضور کوشش تو کر رہا ہوں، اب وہ نہیں آ رہا تو کیا پاؤں پکڑ کے جا کے اس کو شیر خان بھی ضد چاہے۔ تم جانتے ہو نا شیر خان وہ ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہے، اور کوئی بیٹا نہیں تمہارا، وہی سہارا ہے تمہارا، تمہاری 3 بیٹیاں نہیں۔ وہ تڑح کے بولی، جانتا ہوں اماں حضور، لیکن وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ یہاں ہمارے پاس کبھی نہیں لوٹے گا۔ صاف لفظوں میں کہا تو ایک تو وہ یہ ہمارے خاندان کی دشمن انجانے کہاں کس گھڑی مل گئی تھی ہمیں۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی، امی جان یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ عظمیٰ نے جب ایک آوازیں اونچی ہوئیں تو آخری الفاظ کان میں پڑ گئے تھے، وہ جو اپنے گھر کے لیے لوٹ رہی تھی، قدم وہیں تھمے۔ عظمیٰ بچے تم جاؤ اپنا گھر، ان کی باتوں پہ دھیان مت دو، جمیل نے بیٹی کو سمجھایا۔ بس اب انتظار کرو اماں حضور اور وقت پہ چھوڑ دو آفتاب، اسے اب خود ہی آئے گا، ایسے نہ آیا تو وہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو نہ آیا۔ تیزی میں بولتی وہ ارد گرد کا بھی ہوش کھو چکی تھی۔ تو کیا کروں؟ مار دوں؟ اس کی ماں کو اسی انداز میں جواب آیا، جبکہ باہر کھڑی وہ دونوں ماں بیٹی کانپ اٹھی تھیں۔ اس بات پہ تو سچ کیا رہا، اگر اس طرح کرنے سے آفتاب واپس آ جائے گا تو کر لے، زمین کا بوجھ ہی ہٹے گا نا، لاپرواہی سے کہا، جبکہ شیر خان کی ماں اس بات پہ تو کنگ ہی ہو گیا تھا۔ عظمیٰ اور جمیل وہاں سے فوراً ہٹ گئیں۔ امی جان ابو ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کسی کی جان کیسے؟ عظمیٰ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ آستہ بولو، سن لیا تو ان کو تو بعد میں ماریں گے، پہلے ہمیں ہی مار ڈالیں گے، جمیل نے سرگوشی والے انداز میں کہا، اور ماڑا تم ان کی باتوں میں مت پڑو، ان کے کام یہ ہی جانے، تم جاؤ اپنے گھر، رب راکھا۔ عظمیٰ کو گاڑی میں بٹھاتے وہ اللہ حافظ بولتی اندر چلی آ گئیں۔ وہ ان ماں بیٹے سے بھلا کیسے کوئی پنگا لے سکتی تھیں؟ اپنی ساس کو وہ بخوبی جانتی تھی اور شوہر کو بھی۔ آفتاب کی گرفت پیالی پہ سخت ہوئی، دانت پیستے آپس میں پیوست ہوئے۔ لالا میرا دل نہیں چاہا کہ میں یہ بات جانتی ہوں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ عظمیٰ نے آفتاب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آفتاب نے پل بھر میں اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔ سامنے اس کی بہن تھی، اس کے سامنے وہ ہمیشہ کول ہی رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا عظمیٰ، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو، مسکراتے ہوئے اس نے تسلی دی، جبکہ دادی اور باپ سے مل کر بلا تذکر پورا ارادہ رکھتا تھا۔ آفتاب کے تسلی دینے پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ اب کی بار تھوڑا ہچکچائی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ کنول آپ کے آفس میں کیا کر رہی تھی؟ کن اکھیوں سے دیکھا؟ تم جانتی ہو اسے؟ الٹا سوال کیا۔ ارسل کی منہ بولی بہن ہے وہ، لب بھیچے جواب دیا۔ ارسل عظمیٰ کا شوہر تھا۔ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، مجھے انتظار کر رہی ہوں گی، اٹھتے ہوئے کہا۔ لالا اس لڑکی سے بچ کے رہنا، وہ بہت تیز لڑکی ہے، فوراً سے کہا۔ آفتاب مسکرا دیا۔ عظمیٰ اس کی بہت فکر کرتی تھی، لیکن وہ عظمیٰ کے مزاج سے بھی اچھی طرح واقف تھا، وہ ذرا سی بھی شراکت برداشت کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ ارسل کے معاملے میں ویسے بھی وہ کوئی خبتی لڑکی تھی، تو کیسے برداشت کرتی کسی بھی منہ بولی بہن کو؟ سگی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، اس کا رخ اب گھر کی طرف تھا، لیکن سعدی کو فون پہ شیر خان پہ 24 گھنٹے نظر رکھنے کا بول چکا تھا۔ ابھی وہ سگنل سے نکل کے کچھ دور آگے گیا تھا کہ ایک کلب کے باہر نظر پڑی۔ آفتاب اسے ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، اس کے پاس 2 لڑکے بھی کھڑے تھے جو شاید اسے تنگ کر رہے تھے۔ آفتاب نے اندازہ لگایا، منہ توڑ دوں گی اگر آپ کوئی بکواس کی مجھ سے تو، کنول دبی دبی آواز میں چلائی۔ آفتاب نے گاڑی اس کے پاس جا کر روکی اور فوراً باہر نکلا۔ آفتاب کو
अपनी तरफ आता देखकर कमल का दिल बुरी तरह धड़का था। वो दोनों लड़के फ़ौरन से पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? लहजे में नागवारी थी जिसे कमल ने भी महसूस किया। नज़रें झुकी, फिर से उठी। जॉब के लिए आई थी। लहजा धीमा था। आफताब ने लब पीछे चले लहजे में हुक्म था और गुस्सा भी। कमल बिना एक लफ्ज़ भी बोले उसके साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी। कुछ देर गाड़ी को यूं ही सड़कों पे भगाने के बाद आफताब जिच हुआ। एड्रेस बताओ अपना। विंडो स्क्रीन पे देखता अजनबिया से बोलता। कमल को बुरा लगा। यहीं रोक दे, मैं खुद चली जाऊंगी। आगे से कमल ने भी रूखेपन से जवाब दिया तो आफताब ने ट्रैफिक को देखते हुए गाड़ी एक तरफ रोक दी। उसके इस तरह से करने पर कमल को बहुत तप चढ़ी। गुस्से से उसकी तरफ देखा जो सामने सड़क पे देखे जा रहा था। झटके से दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो लॉक था। सवालिया नज़रों से आफताब को देखा। जब आपको कहा था कि कल से ऑफिस आ जाएं जॉब पे, तो क्या मैंने आपसे फ़ारसी में बात की थी जो आपको समझ नहीं आई? आफताब के स्पष्ट अंदाज में कहने पर कमल का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। मुझे किसी का एहसान, धीमे लहजे में कहती वो आफताब को गुस्सा दिला गई। एहसान? व्हाट द हेल दिस? हाँ, क्या एहसान? यहाँ इतनी रात गए क्लब के बाहर खड़ा होना आपको सही लगा, लेकिन एहसान लेना गलत। वो तो जैसे फट ही पड़ा। आप गलत समझ रहे हैं। कमल को इसका यूं बोलना डरा गया था। एड्रेस बताओ अपना। उसकी बात को बीच में ही काटते गाड़ी स्टार्ट की। वो खुद पे जब्त किए हुए था। खामोशी से हॉस्टल का एड्रेस बता के बाहर रोड पर देखने लगी। सारा रास्ता दोबारा कोई ना बोला। हॉस्टल के बाहर सामने गाड़ी रोकी। इस वक्त रात के 10 बज गए रहे हैं। क्या आपको ये हॉस्टल में दाखिल होने देंगे? आफताब ने मीठा सा तंज किया तो कमल तलख हंसी। पैसे उनकी जेब में डाल दो तो ये अंधे हो जाते हैं। अब की बार वही तलखी थी लहजे में भी। आफताब बस देखता रह गया इसे। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वो उतरने लगी। कल 7 बजे ऑफिस में हूँ। मुझे लेट आने वाले पसंद नहीं है। लहजा अब की बार दोस्ताना था। शुक्रिया, कमल ने पहली बार मुस्कुरा के कहा और गाड़ी से उतर गई। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल होने तक आफताब वहीं खड़ा रहा। उसके जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट की। आज पहली बार मुस्कुराते देखा इस काली आंखों वाली लड़की को। हाँ, बिलाशुबा उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। दिल को करार आया। पहली बार आया। रात तक सुल्तान हाउस में खूब गहमा गहमी मची हुई थी। सभी को शामिर से बातें करने की, इस सब से सब जानने की जल्दी थी। और वो भी जो फ्रेश होके डीजे के पास बैठा तो उठा ही वापसी पे आज पहली बार शामी को भी बहुत देर हो गई थी। वो हैरत था कि ज़रा सी देर हो तो घर से 20 फ़ोन आ जाते थे। आज तो एक भी ना आया था। बाइक साइड भी खड़ी करता वो अंदर की जानिब बढ़ा जहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर था। ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा वो सामने बैठे अनजान शख्स को देखता वहीं रुक गया जो डीजे के साथ जुड़ के बैठा था और डीजे के हाथ में इस शख्स का हाथ था। सभी वहाँ मौजूद थे और कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। शामी ने एक नज़र सब पे डालकर किसी ने भी इसके आने का नोटिस ना लिया। उसका दिल बुरी तरह दुखा। अरे शामी बेटा आओ ना, किधर रह गए थे? शहबाज साहब उठ के उसके पास आए और वो खामोश नज़रों से कभी बाप को तो कभी डीजे और फिर इस शख्स को देखता। शामी बेटा आप आ गए, चलो अच्छा हुआ मिले आप शामिर से। आज ही आया हम सबसे मिलने। बाहर से अंदर आते हुए जमीला खातून ने बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो शामी ने लब भींचे। सामने देखा। शामिर उठ के उसके पास चला आया। कैसे हो भाई? दोस्ताना अंदाज, हाथ आगे बढ़ाया। शामी ने एक नज़र देखा और थाम लिया। ठीक, एक लफ्ज़ी जवाब आया, वो भी स्पष्ट अंदाज में। शामिर को कुछ अजीब सा लगा। चले आ जाएं, खाना खा लें। सब खाना लग गया। जमीला खातून ने सबको बहुत प्यार से कहा तो सभी डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़े। शामिर खान डीजे का हाथ थामे इन्हें लेके गया था, बल्कि सभी खाने की टेबल पर जा विराजमान हुए। बारी बारी सभी शामिर को खाना सर्व कर रहे थे जबकि वो वहीं खड़ा ये सारा नज़ारा देख रहा था। इन सब में वो ना थी। अचानक से अना का ख्याल आया तो वो इन्हीं कदमों पे उसके कमरे की जानिब बढ़ गया जहाँ वो सर किताब में दिए बैठी थी। क्या कर रही हो? शामी के अचानक आ जाने पे वो चौंकी थी। कुछ नहीं, कल का टेस्ट है तो तैयारी। तुम किधर थे? अचानक से पूछा। चलो वो किसी को तो ना सही, तुम्हें तो याद आया कि मैं देर से आया हूँ। वहीं बैठते गिला भी कर दिया। अना चुप हो गई। क्या कहती? वो खुद अपने आप को संभाल लेती, वही बहुत था। अम्मी जान बुला रही हैं तुम दोनों को बाहर। और अभी वो कोई मज़ीद बात करते कि फ़िज़ा ने आकर इन्हें चौंकाया। दोनों के एक दूसरे का चेहरा देखा। आओ चलें, शामी ने उठते हुए कहा। मेरा जी नहीं चाह रहा। अन्ना ने मना किया। क्यों? ये हमारा घर है, किसी के बाप की जागीर नहीं कि वो आके हमें नज़र बंद कर दे। उठो। शामी ने उसका हाथ पकड़ के इसे उठाया और अपने साथ बाहर लेके आया जहाँ सब खाना खाने में मगन थे। शामी ने एक उछटती सी निगाह इस पे कंटिन्यू